प्यारे बच्चों, आज आपको वर्ब का इंट्रोडक्टरी क्लास लेकर के आए हैं। आपको वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का डेफिनेशन होता है रिप्रेजेंट एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। या दूसरे शब्दों में आप ये भी सुने होंगे या देखे होंगे कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। जो एक्शन दिखाता है, या कोई आदमी का हो या कोई चीज़ का हो, तो वह वर्ब कहलाता है। वर्ब दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक एक्सिलरी वर्ब, दूसरा प्रिंसिपल वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहा जाता है। अब ये क्या क्या है, सबको डिटेल्स अभी जानने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आगे। ये है आपके सामने पहला एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी एक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल। पहला होता है प्राइमरी और दूसरा मॉडल। प्राइमरी कौन कौन से है देखते हैं। वह है बी, एम, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड। इस सारे के सारे जो 12 हैं, ये सारे के सारे प्राइमरी एक्सिलरी है। इसका यूज कहाँ है वो देखिए। हेल्प्स इन टेंस। जब हम टेंस बनाते हैं तो टेंस को फ्रेम करने में यह मदद करती है। जब हम वॉइस बनाते हैं तो उसमें मदद करती है, और यह सब्जेक्ट से लिंक भी होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम टेंस बनाते हैं और वॉइस बनाते हैं तो ये दोनों को दोनों बनाने में हमें प्राइमरी एक्सिलरी ये सारे के सारे हमको मदद करती है। दूसरा ये भी है कि यह लिंक विथ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं आपको कि इज, यदि इज यहाँ पे दे देते हैं तो इससे जो पहले सब्जेक्ट आएगा, यह सब्जेक्ट आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही होना चाहिए, चाहे वह ही हो या सी हो या कोई एक नाम हो, जैसे कि राना। तो ये क्या है, यह सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है कि इसके पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आए। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यदि आता है तो उसके बाद आपको इज ही लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहाँ एम है तो एम हमेशा आई के साथ आता है। आर हमेशा सेकेंड पर्सन या प्लूरल नंबर के साथ आता है। वाज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है। उसी प्रकार से ये सारे के सारे जितने भी है सबका यूज एक एक करके हम आपको बताएंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ भी हम लिख रखे हैं, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। वह एक गाना गा रही है। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आई के साथ एम आया है और सी के साथ इज आया है। नेक्स्ट है मॉडल। ये एक्सिलरी वर्ब ही है, इसको एक्सिलरी में ही रखा गया है, लेकिन ये सारे के सारे जो है कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, शैल, विल, आउट टू, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ये सारे के सारे 13 है और ये ऊपर वाला 12 है। आपको टोटल जो हुआ 25 ये एक्सिलरी वर्ब आते हैं। एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब 12 हुआ। मॉडल, और ये जो मॉडल होते हैं ये सब्जेक्ट के से लिंक्ड नहीं होते हैं। ये सब्जेक्ट से लिंक्ड नहीं होते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, इसमें से कोई भी वर्ब, मॉडल वर्ब आप रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात ये भी है कि नो हेल्प इन टेंस एंड वॉइस। जिस प्रकार से प्राइमरी टेंस और वॉइस में फॉर्मेशन बनाने में मदद करता है, लेकिन यह टेंस और वॉइस में
कोई मदद नहीं करता है, इससे कोई मतलब नहीं है, और ना ही इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, सी कैन डांस, वह नाच सकती है। यू कैन राइट, आई कैन सिंग। यानी सी हो, यू हो, आई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कैन के जगह पर कोई भी मॉडल आप रख दीजिए, सेंटेंस बिल्कुल ही सही होगा। तो इसको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब इसको बोलते हैं। ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं। ये फाइनाइट होता है, नॉन फाइनाइट होता है, ट्रांजिटिव होता है, इंट्रांजिटिव होता है, कॉजेटिव होता है। फाइनाइट वर्ब जो होता है यह सामान्यतया आप टेंस जितने भी पढ़ेंगे तो ये टेंस बनाने के लिए, टेंस फ्रेम करने के लिए सारे के सारे काम आते हैं। ये तो लाखों करोड़ों में है, तो इसको सर्टेनिटी के साथ आप नहीं कर सकते हैं कि कितना है। ये एक एक पढ़ने का चीज़ है। नॉन फाइनाइट ये भी पढ़ने की है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव ये खास करके आपको वॉइस में पढ़ना है। और कॉजेटिव, कॉजेटिव मतलब होता है कारण बताना, कुछ कारण, जैसे गेट या हैव, ये सारे के सारे कॉजेटिव, ये 5-7 है, ये पढ़ना है। तो आज एक्सिलरी वर्ब का जो है ना ऑपरेशन करने वाले हैं, तो आगे देखिए, ये आपको आगे पढ़ाते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका यूज ऑफ बी ग्रुप। यूज ऑफ बी ग्रुप, अभी जो ऊपर में आपको हम पढ़ाए हैं यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब में क्या है कि इसमें 3 ग्रुप है, बी, एम, इज, आर, वाज, वर, ये सारे के सारे बी ग्रुप में आते हैं। हैव, हैज, हैड, ये हैव ग्रुप में आते हैं। डू, डज, डिड, ये सारे के सारे डू ग्रुप में आते हैं। तो आज आपको वी ग्रुप यानी वी, एम, इज, आर, वाज, वर, इसको हम विस्तार से हम पढ़ते हैं जहाँ तक हो सके। तो आपको बताते हैं ये, तो बी, एम, इज, आर, वाज, वर, इसके बारे में जो आप यूज जानते हैं उससे ज़्यादा आपको हम बता रहे हैं। ये बहुत सारा यूज है इसका। पहला यूज है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप किसी को स्टेट किसी चीज को दिखाने के लिए, स्टेट दिखाने के लिए, दशा दिखाने के लिए इसका यूज हम करते हैं। जैसे कि ही इज ए क्लर्क, उसका स्टेट दिखा रहा है कि किस दशा में है, वो कैसा है। यू आर ए स्टूडेंट, सीता वाज क्वीन। तो यहाँ पे एम, इज, वाज, वेयर जितने भी वी ग्रुप के हैं ये स्टेट दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। पहला यूज है आपका, ये आपका पहला यूज है। दूसरा यूज ये है कि इसको एक्टिव वॉइस कंटिन्यूअस यानी टेंस जब हम बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका फ्रेम देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो आया है यहाँ पे कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, बी ग्रुप का होगा। उसके बाद मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। रोहन इज प्लेइंग लूडो, रोहन इज प्लेइंग लूडो, इज जो है सब्जेक्ट के अनुसार आया है। रोहन है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके लिए यूज आया है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि इज जो है प्लेइंग का शो कर रहा है, प्लेइंग जो हो रहा है, खेल जो रहा है उसको दिखा रहा है कि वो काम कौन सा हो रहा है। और यह आईएनजी लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूटी का शो कर रहा है। तो यह कंटिन्यूटी शो करने के लिए इज यानी बी प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है दे वे राइटिंग लेटर, दे वर राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे वी ग्रुप से आया है, वाज वर से आया है, वह खत लिख रहा था। तो यहाँ कंटिन्यूटी शो करने के लिए इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट यूज है आपका सब्जेक्ट प्लस बी ग्रुप, उसके बाद एडजेक्टिव भी लगाते हैं, जैसे कि ही इज रिच, शी इज ब्यूटीफुल। यानी सब्जेक्ट प्लस बी ग्रुप प्लस एडजेक्टिव लगाते हैं, उससे भी फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका 1 2, उसके बाद ये हो गया 3। फोर्थ है आपका सब्जेक्ट प्लस बी ग्रुप, या उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। उसके बाद एडवर्ब भी दे सकते हैं, एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव भी, उसके बाद एडजेक्टिव के जगह पे नाउन, ऑब्जेक्ट या नाउन भी दे सकते हैं आगे। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे हैं, जॉन वाज ए वेरी पुअर मैन। तो यहाँ पे वाज क्या आ गया, वाज आपको वी ग्रुप से आया है, वेरी आपका एडवर्ब है, पुअर आपका एडजेक्टिव है, और मैन क्या है, ऑब्जेक्ट आया है, यह नाउन है। तो यहाँ एक और चीज़ देखने के लिए मिल रहा है आपको कि वी ग्रुप का यूज के बाद एडवर्ब, एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज है आपका पोसेसिव केस में भी इसका यूज किया जाता है। पोसेसिव वॉइस में इसका यूज किया जाता है जब इंडेफिनिट हो, जब केस इंडेफिनिट का हो तो वहाँ पे वी ग्रुप से पोसेसिव केस का पोसेसिव वॉइस से भी फ्रेम किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट प्लस बी ग्रुप और इसके साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं हैं, शना वाज रिटन। तो यहाँ पे वाज क्या है, वी ग्रुप है, रिटन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। शना वाज रिटन ए लेटर टू द प्रिंसिपल। तो यहाँ आपको पैसिव वॉइस में फ्रेम किया जाता है। और एक और यूज है इसका, टू गिव आंसर इन शॉर्ट। कोई भी क्वेश्चन हो उसको शॉर्ट में आंसर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि कोई क्वेश्चन कर रहा है, डू यू लव हर, डू यू लव हर। तो उसको यदि आंसर करना है तो आंसर यहाँ पे ANS होता। तो यस आई डू, यानी पूरा ना बोल कर यस आई डू लव हर, तो उतना ना बोल करके वहाँ पे वी ग्रुप से जितने भी वर्ड है उसका यूज कर सकते हैं। यस आई डू यदि पास्ट में होता तो वहाँ पे बोल सकता था यस नो, या नो नेगेटिव में देना है तो वहाँ पे बोल सकता है यस नो आई डोंट, नो आई डोंट। नेगेटिव में करना है तो नो आई डोंट, और यदि पॉजिटिव में करना है तो यस आई डू। यदि पास्ट में करना है तो यस आई डिड, और नेगेटिव में करना है तो आई डिडंट। इस तरीके से हम शॉर्ट आंसर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक और क्वेश्चन आपको लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके पास मनी है। इसका आंसर करने के लिए यदि नेगेटिव है तो नो आई हैव नॉट, नो आई हैव नॉट। तो ऐसे करके यस नो नो शॉर्ट में आंसर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 टाइप से आपको यूज हम बताए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। एक डू डज से आपको फ्रेमिंग कैसे किया जाता है, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका भी आपको हम बता रहे हैं। यूज ऑफ डू ग्रुप, यूज ऑफ डू ग्रुप, डू ग्रुप को यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, ये 2 तरीके से यूज होता है। यूज
पहला तो इम्फेसाइज। इम्फेसाइज का मतलब ये होता है कि किसी वाक्य पर जोर देने के लिए इसका यूज किया जाता है। ही डज रीड, ही डज रीड, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो सिर्फ वह पढ़ता है ये वाक्य नहीं, बल्कि वह पढ़ता है, यानी उस पर जोर दे करके यह बताया जा रहा है वह पढ़ता है। तो यहाँ पे इम्फेसाइज किया जा रहा है, यानी वह अवश्य रूप से पढ़ता है। इम्फेसाइज करके यह बताने का प्रयास किया जा रहा है वहाँ पे कि वह अवश्य रूप से पढ़ता है। तो यह डू ग्रुप का हम यूज करते हैं। या उसके दूसरे शब्दों में यदि हम ये बोलें डू रीड, डू रीड, जरूर पढ़ो, जरूर पढ़ो। तो यहाँ पे इम्फेसाइज किया जा रहा है स्टूडेंट को कि अवश्य रूप से जरूर पढ़ो। तो यहाँ पे इम्फेसाइज करके बताया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका कि विदाउट एक्सिलरी वर्ब। एकदम माइंड में लॉक कर लीजिए, विदाउट एक्सिलरी वर्ब निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव इम्पॉसिबल। यानी एक्सिलरी वर्ब ना हो तो ऐसी स्थिति में निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनेगा ही नहीं, बनेगा, असंभव ही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं, इफ नो एक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे ए होता, यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इफ नो एक्सिलरी वर्ब यूज डू, जिस वाक्य में आपको एक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हुआ है उसमें आपको डू ग्रुप से किया जाता है, डू ग्रुप का यूज वहां पे किया जाता है। रिमाइंड कर लें आपको, यदि प्रेजेंट टेंस में हो और उसमें एक्सिलरी वर्ब नहीं दिया हो तो वहां पे डू ग्रुप का यूज करेंगे कि ही इट। यदि ये वाक्य है आपका, ये वाक्य है और इसको इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाना है तो इसमें तो एक्सिलरी वर्ब है नहीं। यदि एक्सिलरी वर्ब इसमें नहीं है तो इसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? तो इस स्थिति में यह प्रेजेंट टेंस ही इट्स यह प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने के लिए हम डू ग्रुप का यूज करते हैं। जैसे कि ही है, ही के साथ डज आता है तो यहाँ पे बनाएंगे डज ही इट, डज ही इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। डज ही इट, क्या हुआ खाया, क्या हुआ खाता है, सॉरी यह क्या हुआ खाता है। तो ऐसी स्थिति में डू ग्रुप का यूज करेंगे। जब पास्ट रहेगा तो वहां पे डिड का यूज करेंगे। जहां पे जिस वाक्य में एक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं किया गया हो, प्रेजेंट टेंस का है तो डू डज का यूज करेंगे और पास्ट टेंस का है तो वहां पे डिड का यूज करेंगे। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है, सी गिव्स मी हर बुक, वह अपना किताब देती है, वह अपना किताब मुझे देती है। यदि इसको हम निगेटिव बनाना चाहते हैं, सी डजंट गिव मी बुक, सी डजंट गिव मी बुक। यदि इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, हाँ पहले यहां देख लीजिए, तो इसमें तो एक्सिलरी वर्ब है नहीं, सी गिव्स मी हर बुक, इसमें एक्सिलरी नहीं, डायरेक्ट मेन वर्ब आया है। और इसको निगेटिव बनाना है तो यहाँ पे डजंट का यूज करना पड़ेगा। ये इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज से गिव मी हर बुक, इस तरीके से इसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। और नेक्स्ट जो इसका अगला पार्ट है आपको तुरंत ही दे रहे हैं। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, एंजॉय कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। और नहीं, ये कुछ एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, ये एक्सरसाइज आपको बनाना है। यहाँ पे क्या क्या यूज होगा, इसमें डू ग्रुप से यूज करना है, इज एम आर वाज वेयर, ये इसका यूज करके, जैसे कि एक बना करके दिखा देते हैं कोई भी। आंस इंसेक्ट, आंस इंसेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे वेयर भी लगा सकते